बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी दो सौतेली बहनें पल्लवी और रजनी के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, बल्कि पल्लवी और रजनी दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थी। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थी। यहाँ तक कि पल्लवी और रजनी ने मरने से पहले माता पिता द्वारा दी गई धन दौलत को आपस में बांट लिया, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ नहीं दिया। दोनों बहनें एक मालकिन की तरह जीवन बिताती। वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वो सारा दिन भर एक नौकरानी की तरह काम किया करती और अपनी दोनों सौतेली बहनों के अत्याचार सहती। गोमती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई है। और मेरे लिए आते समय जंगल से ताजे फल भी लेती आना, समझी? पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं, पहले जो कहा है उसे करो, बाकी काम आने के बाद करना। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए खाना बना। सुना नहीं? जल्दी जा। बेचारी गोमती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। कुछ देर बाद गोमती थकी हारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटी और जैसी ही गिलास लेकर पानी पीने के लिए मटकी की ओर बढ़ी, तभी पल्लवी पानी का गिलास हाथ से छीनते हुए बोली, महारानी, पानी बाद में पीना, पहले जाकर खाना बना। बहुत जोरों की भूख लग रही है। इतनी देर लगा दी जंगल से लकड़ी लाने में, भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। फिर गोमती ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी, तभी रजनी बोली, अरे अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ और हमारे साथ खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। हमारे खाना खाने तक हमारा बिस्तर जाकर ठीक करो, उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा यहाँ से। हमारे खाने में क्या नजर लगाएगी? पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाई पिए। जब वो बिस्तर ठीक कर वापस लौटी तो देखा उसके हिस्से का खाना भी उन दोनों ने चट कर दिया था। मेरे प्लेट में रखा खाना कहाँ गया? ओ, हम भूल गए। खाना तो सारा खत्म हो गया, लेकिन कल से अगर कुछ बच गया तो तुम्हारे लिए रख देंगे। वैसे भी घर की नौकरानी को कौन याद रखता है? मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें खाना है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम खा सकती हो। चल पल्लवी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। बहुत जोर की नींद आ रही है। और हाँ, तुम झूठे बर्तन साफ कर कर ही सोना, समझी? इतना कहकर दोनों बहनें सोने चली गई। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और ऊपर से पानी पीकर आंगन में चादर बिछाकर सो गई। अगले सुबह होते ही गोमती जंगल में जब लकड़ियाँ लेने गई तो उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। काश कुछ फल खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ दूरी पर उसे पेड़ों पर से गिरे हुए कई सारे फल दिखाई दिए। पहले तो उसने पेट भर फल खाया और कुछ बाकी बचे फल को एक कपड़े की पोटली में रख लिए। उसके बाद गोमती सूखी लकड़ियाँ लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में एक कांच के बर्तन में एक सुनहरी मछली थी। उस मछली को देख गोमती बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, कृपया कर इस बेचारी मछली को मुझे दे दो। इसके बदले में मैं आपको खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ दूंगी और खाने के लिए कुछ फल। इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, कुछ नहीं है और। पर आप ये मछली मुझे दे दीजिए। तुम सच में बहुत ही दयालु लड़की हो, इसलिए तुम इस मछली को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी सुनहरी मछली गोमती के हाथों में सौंप दी और वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गोमती सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वो अपनी सौतेली बहनों से सुनहरी मछली को छुपाकर रखना चाहती थी। इसलिए जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं को देख गोमती के मन में ख्याल आया, मेरी प्यारी मछली, तुम्हारे लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आज से तुम यहीं रहना। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकती। माफ करना मेरी प्यारी दोस्त, पर मैं तुमसे मिलने हर रोज आया करूंगी।
सुनहरी मछली नया घर पाकर बहुत खुश थी। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आती और उससे घंटों बातें करती। धीरे धीरे सुनहरी मछली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, गोमती जब कुएं के पास पहुंची और जैसे ही रोटी के टुकड़े मछली को खाने को दिए, तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख गोमती हैरानी से बोली, क्या ये सोने का सिक्का मेरे लिए है? तुम्हारा धन्यवाद प्यारी दोस्त। ये सुन सुनहरी मछली उछलते हुए पानी के अंदर चली गई। उसके बाद गोमती सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास गई। उसके बदले सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए। अब गोमती को खाने और पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के पास खाना लेकर जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। वहीं बदले में मछली उसे सोने का एक सिक्का देती। अब गोमती खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली बहनों से देखी नहीं गई। वो दोनों बड़ी हैरान थी। देखो तो, कल तक हमारे दिए हुए फटे कपड़े पहनने वाली इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। तुमने सही कहा बहना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली की तो तेवर ही बदल गए। मुझे तो लगता है ये हमसे कोई राज छुपा रही है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर गोमती पर नजर रखने लगी। आखिरकार एक दिन गोमती का पीछा करते हुए उन्हें सुनहरी मछली के बारे में पता चल ही गया। जब गोमती मछली को खाना देकर वहां से चली गई, तब दोनों बहनें मछली पकड़ने का जाल लेकर कुएं के पास पहुंची और कुएं में दाना डाल जैसी ही मछली दाना खाने ऊपरी सतह पर आई, वो उनके जाल में फंस गई। अब हम मछली को मारकर इसके पेट में पड़े ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल कर लेंगे, फिर हम जल्दी लखपति बन जाएंगे, क्यों बहना? फिर दोनों लालची बहनों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सुनहरी मछली को मार डाला। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान जब गोमती कुएं के पास वापस पहुंची और मछली को पुकारने लगी, ओ मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी मनपसंद ब्राउन ब्रेड। लेकिन काफी देर पुकारने पर भी सुनहरी मछली सतह पर नहीं आई, तो गोमती काफी परेशान हो गई। तभी कुएं में से आवाज आई, तुम जिसे पुकार रही हो वो मर चुकी है। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं कुएं की देवी बोल रही हूँ। तुम्हारी दोनों दुष्ट बहनों ने सारे सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारी प्यारी दोस्त को मार डाला, लेकिन मछली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्दी घर जाओ और सुनहरी मछली को खाली जगह ले जाकर दफना दो। देर ना करो, जल्दी जाओ। जब गोमती घर पहुंची तो अपनी प्यारी दोस्त को मरा हुआ आंगन में पाया। ये देख गोमती फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती ने कुएं की देवी के कहे अनुसार सुनहरी मछली को एक खाली जगह ले जाकर दफना दिया। अपनी प्यारी दोस्त को दफनाते हुए गोमती के आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे ही गोमती के आंसू मछली की कब्र पर गिरे, तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ, जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए थे। ये देख गोमती दंग रह गई। गोमती ने जादुई पेड़ की देखभाल और रखवाली करने के लिए वहीं पर एक घर बनवाया और रहने लगी। जब ये बात दोनों सौतेली बहनों को पता चली कि गोमती के पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए हैं, दोनों जल भुनकर राख हो गई। फिर दोनों जादुई पेड़ को अपने कब्जे में करने के लिए गोमती के पास गई और उसे धमकाते हुए बोली, सुन गोमती, ये जादुई पेड़ हमारा है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम दोनों मेरी प्यारे दोस्त के कातिल हो। तुमने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया और अब ये पेड़ भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। ये कहते हुए रजनी और पल्लवी ने मिलकर गोमती की खूब पिटाई की। मुझे छोड़ दो। भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। तभी पल्लवी बोली, चलो बहना, जल्दी से इसमें लगे हुए सोने और चांदी के फल तोड़ लेते हैं। वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये। तुमने सही कहा बहना। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं तो सबसे पहले अपने लिए सोने का बेड बनवाऊंगी और मैं तो अपने लिए सबसे पहले सोने के गाउन और सैंडल बनवाऊंगी। ये कहते हुए दोनों खुशी से नाचने लगी। फिर जैसे ही दोनों ने सोने और चांदी के फलों को हाथ लगाया, तभी पेड़ में से एक दिव्य रोशनी निकली और दोनों लालची बहनें कांटेदार कैक्टस के पौधे में बदल गई। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है, अब तुम सदा के लिए कैक्टस के रूप में ही रहोगी। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनकी किए की सजा मिल गई। वहीं गोमती जादुई पेड़ में लगे सोने और चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। काली बेटी का जादुई ब्यूटी पार्लर। बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने बहन जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी काली निकलेगी। बहन जी, भगवान ने तो दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। अगर मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उससे शादी ही नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। इतना कहकर वो औरत और उसका लड़का वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी आरती बुरी तरह से रोने लगती है। माँ, आप मेरी शादी मत कीजिए। मुझे पता है कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। तभी वहाँ पर अपने कॉलेज से प्रिया घर पर आती है। चलो, तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हारे कालेपन की वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। प्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी आरती को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई समय तक पारुल अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते रहती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से कोई भी उससे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करता। एक दिन कमला नाम की एक औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर पारुल के घर पर आती है, जहां उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है। प्रिया बहुत ही गोरी और सुंदर थी। इसी के चलते कमला कहती है, बहन जी, मेरे दो बेटे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपकी दोनों बेटियों से अपने बेटों की शादी करवा दूं, क्योंकि मुझे आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद आई हैं। ये तो पारुल के लिए सोने पर सुहागा था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कमला के दोनों बेटों से कर देती है, जिसके बाद कमला अपनी दोनों बहुओं को घर ले आती है। लेकिन इस बात से प्रिया को बहुत ऐतराज था, क्योंकि उसे अपनी बहन जरा भी पसंद नहीं थी। जिसके चलते वो जब अपनी सास को अपनी बहन से बहुत प्यार से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ज्यादा ही पसंद आ रही है मेरी सास को मेरी काली कलूटी बहन। इसे तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस ससुराल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से प्रिया अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। वो अपनी सास को अपनी बहन के ही खिलाफ भड़काती है, जिसके चलते कमला अपनी काली बहू को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जब देखो काम चोरी करती हो। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे अभी तक घर की सफाई भी नहीं हुई है, नाश्ता भी नहीं बना हुआ है, ऊपर से घर में पूजा भी नहीं हुई है। माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रोजाना तो मैं काम करती ही हूँ। एक दिन क्या प्रिया काम नहीं कर सकती? देखा माँ जी, कितना भी काम कर लूं, दीदी को तो लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। प्रिया बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हें हम दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे ऐसी बहू मुझे चाहिए ही नहीं। चल अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। कमला उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को बंद कर देती है। माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी। लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उन दिनों आरती का पति संतोष भी गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। अकेली बेचारी आरती वहां से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना तो है ही नहीं। चलो यहीं पर ही रह लेती हूँ। फिर आरती उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहने लगती है, जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। वो देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। कई दिनों तक वो भूखी प्यासी रहती है और उसे कोई खाना तक नहीं देता।
भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना सही लगता है। फिर वो मुखिया के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे भी देता है। एक दिन आरती अपने आप से कहती है, अरे कब तक मैं इस तरह नौकरी करती रहूंगी। मुझे पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन मुझे पार्लर की नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही। क्यों ना मैं खुद का ही एक पार्लर खोल लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेचारी आरती पार्लर खोलने के लिए मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद वो एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। वो काली थी, जिसके चलते उसके पार्लर में कोई भी नहीं जाता था। कौन जाएगा इस काली कलूटी के पार्लर में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इसके पार्लर में जाकर किसी को कोई निखार आएगा। इतनी बदसूरत पार्लर वाले के पार्लर में कोई नहीं जाने वाला। अरे जो खुद को खूबसूरत नहीं बना सकती, वो दूसरों को क्या बनाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी आरती ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने पार्लर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति से कहती है, देवी माँ मेरी मदद करो। मैंने मुखिया से पैसे लिए हैं, मुझे उनके पैसे भी चुकाने हैं। ऊपर से मेरे काले रंग की वजह से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। जैसे ही आरती इतना कहती है, वहाँ देवी माँ की मूर्ति से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब आगे तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। लाओ अपने हाथों को आगे करो। जैसे ही आरती अपने हाथों को आगे करती है, वो परी अपने हाथों से उसके हाथों को स्पर्श करती है, जिसके चलते वहाँ एक हल्की सी रोशनी उत्पन्न होती है। अगर तुम किसी भी इंसान को स्पर्श करोगी तो वो बहुत ही सुंदर और गोरा हो जाएगा। चाहे तो अपने ऊपर तुम ये करके देख सकती हो। जैसे ही आरती अपने चेहरे को स्पर्श करती है, वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक काली सी मॉडर्न लड़की जा रही होती है। वो आरती का ब्यूटी पार्लर देखकर उसके ब्यूटी पार्लर में आती है और कहती है, देखो मेरा कोई अच्छा सा मेकअप कर दो, जिससे मैं थोड़ी सी गोरी नजर आऊं। आज मेरा एक फंक्शन है, मुझे उसमें बहुत सुंदर दिखना है। अनुष्का ऐसा कहकर कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसके बाद आरती एक क्रीम लेकर अनुष्का के चेहरे को स्पर्श करती है। इतना करते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। जब अनुष्का अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो तो हैरान ही रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। ये सब तुमने कैसे किया? मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी तरफ से ट्रिपल पैसे। अनुष्का इतना खुश हो चुकी थी कि वो आरती को अपनी मेहनत के ट्रिपल पैसे देकर जाती है। वही आरती भी बहुत खुश होती है। जिस फंक्शन में अनुष्का जाती है, वहाँ उसकी सभी सहेलियाँ उसके गोरे रंग को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं और उससे उसके पार्लर के बारे में पूछती है। पता नहीं, कोई नया पार्लर था और वो पार्लर वाली भी सुंदर और गोरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। फिर अनुष्का की सारी सहेलियाँ उसके साथ आरती के पार्लर में जाती हैं, जहाँ अनुष्का उन्हें भी गोरा करने के लिए बोल देती है। फिर आरती ने एक एक करके सभी को स्पर्श किया और वैसे ही वो गोरी और सुंदर हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, क्या बात है। ये ब्यूटी पार्लर तो जादुई ब्यूटी पार्लर है, जहाँ कोई भी काला आएगा तो वो गोरा होकर ही बाहर जाएगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से आरती बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके पार्लर के बाहर लाइन लगी हुई होती है। जब इसके बारे में प्रिया और कमला को पता चलता है, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और वो दोनों आरती से माफी मांगने उसके पास जाती हैं। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारी बहन प्रिया ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है। नहीं नहीं, बल्कि आप लोगों ने जो किया मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया। आज आप लोगों की बदौलत ही मैं इस मकाम पर हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, एक ठोकर खाकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी,
लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। आरती का ये जवाब सुनकर प्रिया और कमला वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिन में ही आरती का पति संतोष उसके पास आ जाता है और उससे जो सब कुछ हुआ उसकी माफी मांगता है। उस दिन के बाद से संतोष अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ ही रहने लगता है और यहाँ आरती अपनी जादुई ब्यूटी पार्लर को अच्छे से चलाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। एक बार की बात है, मंझोला गांव में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कूल था और उस स्कूल में झूले भी थे। बच्चों को वो झूले बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे और वो लंच टाइम में सबसे ज्यादा झूलों पर ही झूलते थे और बहुत बार तो झूले के ऊपर बहुत से स्टूडेंट के बीच लड़ाइयाँ भी हो जाया करती थी। ऐसी ही एक दिन, लंच टाइम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं और तुम हो कि इस झूले का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुझे भी झूलना है। मैं झूले से नहीं उतरूंगी, जो करना है कर लो। तुम रोज ही ऐसा करती हो, हमें भी झूला झूलने का मौका दो ना। तुम तो झूले से उतरती ही नहीं हो और अगर तुम झूले से उतरती भी हो तो अपने दोस्तों को बैठा देती हो। हम भी तो इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम भी तो स्कूल की फीस जमा करते हैं, फिर हम इस झूले में क्यों नहीं झूल सकते? अब हटो, मुझे भी झूलना है। देखो दोस्तों, ये फटीचर हमारी बराबरी कर रही है। देख फटीचर, तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती क्योंकि हम सब अमीर घराने से आते हैं और तू बेचारी तो बहुत ही ज्यादा गरीब है और तेरे तो माता पिता भी नहीं है। पिंकी देख, तुझे जो कहना है मुझे कह ले, लेकिन मेरे माता पिता पर मत जा। अगर मेरे माता पिता पर जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, सोच लेना। और तभी बेल बज जाती है और लंच टाइम खत्म हो जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। आरती को आज फिर झूला झूलने का मौका नहीं मिलता। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पूरे 2 महीने हो गए थे और पिंकी उसे झूले पर झूलने का मौका ही नहीं दे रही थी। अगले दिन आरती लंच होते ही उस झूले पर जाती है जो झूला झूलने को उसे नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर पिंकी अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। आरती की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई झूले पर बैठने की? इस पर मैं बैठूंगी, चल हट यहाँ से, गरीब फटीचर। नहीं हटूंगी, जब तक मेरा झूलने का मन करेगा तब तक झूलती रहूंगी। आज मुझे पूरे 2 महीने बाद ये झूला मिला है। आरती उस झूले से उतरती ही नहीं है। तभी आरती झूले से बहुत ही ज्यादा जोर से गिरती है और ये देखकर पिंकी और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो तो, गरीब फटीचर को झूला झूलना भी नहीं आता, कितनी ज्यादा जोर से गिरी है। मजा आया, मजा आया, हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया तुझे गिरते हुए देखकर। पिंकी की बच्ची, तूने मुझे धक्का दिया है ना? मुझे अच्छी तरह से पता है तूने ही मुझे पीछे से धक्का दिया है। पिंकी की चमची, तुम बताओ, इसने मुझे धक्का दिया है ना? सुन, मुझे कोई शौक नहीं है तो जैसे गरीब फटीचर को हाथ लगाने का। मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया। अगर तुझे धक्का ही देना होता तो बहुत पहले दे देती, इतनी देर बाद नहीं देती। और हाँ, वो बात अलग है, अगर तेरा लड़ाई करने का मन कर रहा है तो चल, हो जाए 2-2 हाथ। आरती और पिंकी के बीच बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई हो जाती है। आरती को ऐसा लग रहा था जैसे उसे झूले से किसी ने धक्का दिया हो और पिंकी कह रही थी कि उसने उसे धक्का नहीं दिया और ये बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल सर, पिंकी ने मुझे धक्का दिया। देखिए कितनी ज्यादा चोट आई है और मेरी यूनिफॉर्म भी फट चुकी है। इसने मुझे धक्का दिया। प्रिंसिपल सर, 2 महीने से ये मुझे झूले पर बैठने का मौका ही नहीं दे रही थी और आज जब मुझे मौका मिला तो इसने मुझे धक्का दे दिया। प्रिंसिपल सर, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से भी पूछ लीजिए, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। हाँ, अब तो तू झूठ बोलेगी ही ना, और तेरे दोस्त भी झूठ बोलेंगे, वो तो तेरा ही साथ देंगे। प्रिंसिपल सर, इसने मुझे झूले से धक्का दिया और इसके बड़े बड़े नाखूनों के निशान भी मेरे शरीर पर हैं। देखिए गर्दन पर कैसे निशान है। प्रिंसिपल सर, देखिए मेरे तो नाखून भी लंबे नहीं है, फिर ये निशान मेरे कैसे हो सकते हैं? अब तुम दोनों चुप होने का क्या लोगी? मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए बुलाया था और तुम यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब करने लगी। देखो, इस स्कूल में झूले इसलिए नहीं लगाए गए कि स्टूडेंट आपस में लड़ाई करे। रोजाना कोई न कोई शिकायत मिलती रहती है, कभी कोई किसी से लड़ रहा हो तो कभी कोई किसी से लड़ता है और आज तो हद ही पार हो गई, हाथापाई तक बात पहुँच गई। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मैं इस स्कूल में इस तरह की लड़ाई करते हुए ना देखूं। अंडरस्टैंड? अब जाओ पढ़ाई करो।
प्रिंसिपल सर आरती और पिंकी को समझाकर उन्हें उनकी क्लास में भेज देते हैं। आरती का छोटा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। दोनों भाई बहन छुट्टी हो जाने के बाद घर पहुंच जाते हैं। आरती की यूनिफॉर्म पूरी तरह से फट चुकी थी। ये देखकर आरती की बड़ी बहन कहती है, आरती ये क्या है, तुम्हारी पूरी ड्रेस फटी हुई है, स्कूल में किसी से झगड़ा किया है क्या? आरती मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि स्कूल में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फिर भी तुमने स्कूल में लड़ाई क्यों की? दीदी प्लीज आज कोई लेक्चर मत देना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पिंकी की बच्ची खुद को समझती क्या है। दीदी जल्दी से आप खाना दे दीजिए, भूख बहुत ही ज्यादा लग रही है, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, तुम तो स्कूलों में लड़ाई करती रहो और घर आकर सुकून से खाना भी खाओ, और मैं खून पसीने से जो पाई पाई कमा रही हूँ उसका कुछ नहीं। मैं तुम्हें दो बात भी नहीं कह सकती। तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अच्छी नौकरी करो, अपना भविष्य सुनहरा बनाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ाई झगड़ा करना है, पढ़ना तो है ही नहीं। अगर पढ़ना नहीं है तो मुझे अभी बता दो, मैं स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दूंगी। इस तरह से पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है गुस्सा थूक दीजिए, आज के बाद मैं लड़ाई नहीं करूंगी, पक्का वादा। और दीदी प्लीज इस यूनिफॉर्म को ऐसे सिल देना कि पता ना चले। एक तो पहले ही स्कूल में गरीबी की वजह से इतनी ज्यादा इंसल्ट होती है, फटी हुई यूनिफॉर्म पहन कर जाऊंगी तो और ज्यादा होगी। आरती कान पकड़कर सॉरी बोलती है और उसके बाद तीनों भाई बहन बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आरती ने अपनी बहन से वादा किया था कि वह स्कूल में अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, इसलिए अब वो झूले के लिए पिंकी से लड़ाई नहीं करती। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। इस बीच हल्की फुल्की आरती और पिंकी के बीच लड़ाई भी हुई थी। एक दिन अचानक पिंकी गायब हो जाती है और वह स्कूल से 2 दिन से घर नहीं पहुंची थी। पिंकी की माँ स्कूल में आकर प्रिंसिपल सर से पिंकी के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी 2 दिनों से घर नहीं आई है, आप बताइए मेरी बेटी कहाँ है? सैटरडे को वो स्कूल आई थी और स्कूल से वो घर वापस ही नहीं गई। बीच में संडे था, आज मंडे है, इसलिए मैं स्कूल में आई हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि पिंकी कहाँ है? मिसेस गुप्ता देखिए, हमें नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। मैं फिर दोबारा से वही कहूँगा कि आपकी बेटी हो सकता है कि कहीं चली गई हो। इस तरह से बच्चे स्कूल से कैसे गायब हो सकते हैं? प्लीज अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए और अपने बेटी को कहीं और जाकर ढूंढिए। प्रिंसिपल सर पिंकी की माँ को स्कूल से वापस भेज देते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और कुछ दिन बाद पिंकी के दोस्त भी स्कूल से वापस घर नहीं आते। उनके माता पिता भी स्कूल में आकर अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो प्रिंसिपल सर उनसे भी यही कहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सभी टीचर्स को इकट्ठा करते हैं और एक मीटिंग करते हैं। सभी टीचर्स ध्यान से सुने। सभी बच्चों के पेरेंट्स का यही इल्जाम है कि उनके बच्चे स्कूल से घर वापस नहीं गए। 1 हफ्ते में पिंकी के साथ साथ उसके 4 दोस्त और स्कूल से गायब हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कीर्ति मैम, वो 5 स्टूडेंट आपकी ही क्लास के हैं, उनकी क्या किसी से लड़ाई हुई थी? प्रिंसिपल सर 15-20 दिन पहले पिंकी और उसके दोस्तों की लड़ाई आरती के साथ हुई थी झूले के ऊपर, और वो दोनों आपके पास भी आए थे, और तो किसी से लड़ाई नहीं हुई। हाँ याद आया, उन दोनों के बीच तो बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी। ऐसी हाथापाई वाली लड़ाई आज से पहले स्कूल में नहीं हुई थी। तुम ठीक कर रही हो। आरती को बुलाओ, अब उसी से सवाल जवाब होंगे। आरती को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है और उसके बाद उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन आरती को तो पिंकी और उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो प्रिंसिपल सर से कहती है, प्रिंसिपल सर मेरी पिंकी से लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन वो लड़ाई उसी दिन खत्म हो गई। मैंने मेरी दीदी से वादा किया है कि अब मैं स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता पिंकी और उसके दोस्त कहाँ हैं। हाँ प्रिंसिपल सर, याद आया, एक दिन पिंकी ने लंच के बाद सारे पीरियड गोल किए थे। वो पीछे बैठती है ना, तो कीर्ति मैम को पता ही नहीं चला कि पिंकी क्लास में है भी या नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस दिन वो लंच के बाद क्लास में नहीं आई थी। अच्छा, अब तुम ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो कि मुझे पता ही नहीं रहता कि क्लास में कौन है और कौन नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। ये मत सोचना कि तुम बच चुकी हो, हमारी नजर तुम्हारे ही ऊपर रहने वाली है। आरती मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। आरती ने पिंकी को लास्ट टाइम झूले पर ही देखा था, तभी उसे कुछ याद आता है।
ये मैं कैसे भूल गई। लास्ट टाइम जब मैंने पिंकी को झूले पर देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रही थी। ऐसे हंसता हुआ तो मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और अचानक वो झूले से नीचे गिर भी गई थी और फिर वो दोबारा झूले पर बैठ गई थी और फिर दोबारा से जोर जोर से हंसने लगी थी। भला गिरने के बाद कोई हंसता है क्या? ऐसा सोचते सोचते आरती झूले तक पहुंच जाती है और झूले को घूर घूर कर देखने लगती है। आरती को ऐसा लग रहा था जैसे झूले पर अभी भी कोई बैठा हुआ है और उसे देख रहा है। आरती अपनी आंख अपने हाथों से साफ करती है और दोबारा से झूले की तरफ देखती है। आरती जो देखती है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कितनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है। प्रिंसिपल सर जल्दी से यहाँ पर आइए। प्रिंसिपल सर जल्दी से यहाँ पर आइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आरती उस झूले पर बैठे हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल को देखती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। आरती का गला सूख जाता है, उसे पसीने आ रहे थे, वो थर थर कांप रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो भागना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से आवाज लगाती है और वो भागते भागते मीटिंग रूम तक पहुंच जाती है। आरती, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, भूत। हमारे स्कूल में भूत, मतलब हमारे स्कूल में जो झूला है वो भूतिया झूला है। उसके ऊपर चुड़ैल है और पिंकी और उसके दोस्तों को भी उस चुड़ैल ने ही अपना शिकार बनाया है। प्रिंसिपल सर जल्दी चलिए, उस झूले के ऊपर चुड़ैल है। तभी वहाँ मौजूद कीर्ति मैम कहती है, प्रिंसिपल सर, आरती को क्या दौरे पड़ते हैं। पहले ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी, अब ये झूले को ही भूतिया झूला बता रही है। कहानियाँ कहाँ से बना लेती हो? अब जल्दी से ये बताओ कि हॉरर मूवी का सीन बता रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी उल्टी सीधी बातों में आ जाएंगे और तुम्हारी बात सच समझ लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? प्रिंसिपल सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए और आप सभी टीचर्स भी मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्रिंसिपल सर, आपको याद है जब पिंकी और मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने आपसे कहा था मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो और मैंने पिंकी के ऊपर इल्जाम लगाया था और मैंने ये भी कहा था कि पिंकी ने मुझे नाखून मारे, लेकिन पिंकी के तो बहुत छोटे नाखून थे। प्रिंसिपल सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने सारी गुत्थी सुलझा ली है। उस भूतिया झूले के ऊपर से ही पिंकी और उसके दोस्त गायब हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना, लंच टाइम के बाद पिंकी और उसके दोस्त क्लास में नहीं आए थे। उन्होंने सारे पीरियड गोल किए थे। इसका मतलब क्या हुआ? सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। आरती की बात प्रिंसिपल सर को समझ में आ जाती है और वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं और सभी टीचर्स प्रिंसिपल और आरती के साथ उस झूले के पास आते हैं तो झूले पर अब कोई भी नहीं था। कहाँ है वो चुड़ैल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी? मुझे तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि उसका एक समय है जिस समय वो आती है। प्रिंसिपल सर, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। आप सबको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। इस झूले पर वो चुड़ैल थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्रिंसिपल सर आरती के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। आरती प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अब वो स्कूल तो आती है लेकिन पढ़ाई नहीं करती, बल्कि अपने प्लान के मुताबिक उस झूले पर बैठ जाया करती थी और सारा समय बस झूला ही झूलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक आरती भी गायब हो जाती है और आरती जहाँ जाती है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ पर डरावने चुड़ैलों की आवाजें आ रही थी। पिंकी और उसके सभी दोस्त रस्सियों से बंधे हुए थे और चारों तरफ आग लगी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें भी थी। स्कूल में भूतिया झूला है और किसी को पता भी नहीं। भूतिया झूले की मदद से हम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक एक कर सभी बच्चों को यहाँ लेकर आ जाएंगे और उन्हें अपना शिकार बनाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कर रहा है। पिंकी आरती को देखकर कहती है, आरती, भूतिया झूले की वजह से देखो हम कहाँ आ गए। हमारे स्कूल में भूतिया झूला है। अब ये सब चुड़ैल एक एक कर हमें अपना शिकार बना लेंगी। हमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। दुनिया देखने से पहले ही ये लोग हमें मार डालेंगे। तुम परेशान मत हो, मुझे बहुत पहले पता चल चुका था कि हमारे स्कूल में भूतिया झूला है। इस चुड़ैल को क्या लगता है कि इसने मुझे अपना शिकार बनाया है?
इसे क्या पता ये खुद हमारे चुंगल में फंसी है। मैं तुम सबको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगी। परेशान मत हो, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। रो मत, परेशान मत हो। आरती की बातें सुनकर पिंकी और उसके दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो सभी चुड़ैल उन सभी स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाने की तैयारियां कर रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और जब सभी चुड़ैल इकट्ठा हो जाती है तो आरती अपनी बोतल से पवित्र जल निकालती है और उन सभी चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है। वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। मानवी 10 साल की थी जब उसके पिता महेश ने माया से शादी कर ली। मानवी बहुत छोटी बच्ची नहीं थी, उसे अपनी माँ और सौतेली माँ के फर्क की समझ थी। माया मानवी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मानवी के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि सौतेली माँ जो करती है दिखावे के लिए करती है और वो बुरी ही होती है। माया जब भी समय निकालकर मानवी से बात करने आती थी तो मानवी उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन मानवी खिलौने से खेल रही थी। माया उसके पास जाती है। मानवी, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं हमेशा अकेले ही खेलती हूँ। आज मुझे भी अपने साथ खिलाकर देखो, मजा आएगा। आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करती और आपको मेरे साथ खेलना है। लो, इतना ही खेलने का शौक है तो अकेले खेलो यहाँ बैठकर। मानवी माया के सामने अपने खिलौने पटककर चली जाती है। मानवी के इस व्यवहार से माया को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। माया मानवी के दिल में अपने लिए प्यार लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मानवी उससे बहुत नफरत करती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और मानवी बड़ी हो जाती है। उसका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। मानवी, आज कॉलेज के बाद हम सारे क्लब चलेंगे। ठीक है। मानवी घर आती है और माया से कहती है, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो 200 रुपए। 200 रुपए में क्या होगा? मैं किसी मेले में नहीं बल्कि बड़े रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। तुम्हें पता है ये 200 रुपए कमाने के लिए तुम्हारे पापा को खेत में कितना काम करना पड़ता है? बस अब आप अपना रोना लेकर बैठ गई। ये सब बातें आप जानबूझकर करती हो। आप इमोशनल अत्याचार शुरू कर देती हो ताकि मैं आपसे पैसे ना मांगू। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे पैसे ही नहीं देना चाहती हो। पापा आपको पैसा रखने के लिए देते हैं और आप खुद पर उड़ाती हो। मानवी, तुमने मुझे कभी मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा है जो ये सब बोल रही हो? मैं आपको देखने के लिए हमेशा घर में नहीं बैठी रहती हूँ। मुझे कॉलेज जाना होता है। आपको क्या पता कॉलेज के बारे में? आप तो हो ही अनपढ़ गवार। ये लो, पकड़ो अपने 200 रुपए। बहुत मेहरबानी कर दी मुझे 200 रुपए देकर। इतना बोलकर मानवी अपने कमरे में जाती है। उसने कुछ पैसे जमा किए होते हैं। वो वही पैसे लेकर क्लब जाने लगती है। मानवी क्लब पैदल जा रही थी। तभी रास्ते में उसके कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का अपनी गाड़ी से जा रहा था। वो भी क्लब ही जा रहा था। अक्षय मानवी को देखता है और अपनी गाड़ी रोकता है। हाय मानवी, कैसी हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे कॉलेज का ही हूँ। मेरा डिपार्टमेंट अलग है। मैंने कई बार तुम्हें कॉलेज में देखा है। ओह अच्छा। तुम क्लब जा रही हो क्या? हाँ। मैं भी वही जा रहा था। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों साथ में चलते हैं। मानवी अक्षय की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों गाड़ी में काफी समय तक बात करते हैं। क्लब में भी दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। कुछ घंटों बाद मानवी घर आ जाती है। घर आकर मानवी सोचती है, अक्षय काफी अच्छा लड़का था। उसके पास तो कितनी बड़ी गाड़ी है और मैं पैदल चलने को मजबूर रहती हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। काश मेरे पास भी एक बड़ी सी गाड़ी होती जिसे लेकर मैं कॉलेज जाती। अगले दिन मानवी कॉलेज जा रही थी। फिर से उसे रास्ते में अक्षय मिल जाता है। अक्षय के बोलने पर मानवी उसके गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज के बाहर आकर मानवी अक्षय से कहती है, अक्षय यहीं गाड़ी रोक दो, मैं अंदर चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं अंदर पार्किंग में रोक देता हूँ। यहाँ उतरने की क्या जरूरत है? उसके बाद अक्षय अपनी गाड़ी को कॉलेज की पार्किंग में लेकर जाता है। कॉलेज के सारे लड़के लड़की अक्षय और मानवी को एक साथ देख लेते हैं। अक्षय को मानवी के साथ देख उसके दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। अक्षय भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई,
जिंदगी हो तो अक्षय भाई जैसी हो, हर दिन गाड़ी में कोई नई लड़की निकलती है, इसे भी और लड़कियों की तरह घुमाएगा और आखिर में छोड़ देगा। हाँ भाई, और ये लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़कों के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। मानवी इन सब बातों से अनजान थी। वो तो हैंडसम और रईस अक्षय को पसंद करने लगी थी। अब हर रोज दोनों साथ में कॉलेज आने लगे थे। लंच ब्रेक में अक्षय मानवी के क्लास में आता है। मानवी, हम सिर्फ कॉलेज में ही मिलते हैं, हमें कॉलेज के बाहर भी मिलना चाहिए। अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं ना। ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। कॉलेज के थोड़ा आगे जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिलेंगे। वो रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। अरे महंगा है तो क्या हो गया, मैं तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करता हूँ और खुद ही सारा खर्च करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, तुम शाम को रेस्टोरेंट में आ जाना। उसके बाद अक्षय चला जाता है। मानवी अपने मन में सोचती है, अक्षय जैसे अमीर और हैंडसम लड़के से शादी करके तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस अब जल्दी से अक्षय मुझे प्रपोज कर दे, मैं तो तुरंत हाँ कर दूंगी। मानवी अक्षय के साथ शादी के सपने सजाने लगी थी, लेकिन अक्षय के इरादे कुछ और ही थे। अक्षय बहुत ही मक्कार और आवारा लड़का था। वो अपने बिजनेसमैन पापा के पैसों पर मौज करता था। मानवी और अक्षय एक दूसरे से बहुत मिलते थे। एक दिन मानवी के पापा महेश मानवी को अक्षय की गाड़ी में बैठते हुए देख लेते हैं। मानवी, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? पापा, वो मेरा दोस्त है, ये मुझे घर छोड़ने जा रहा था। अभी के अभी उतरो इस गाड़ी से। लेकिन पापा। एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा इसकी गाड़ी से उतरो। मानवी गाड़ी से उतरती है और अपने पापा के साथ घर आ जाती है। घर जाकर महेश माया को सारी बातें बताता है। मानवी, क्या चल रहा है ये सब? आप कौन होती हो मेरे से ये सवाल करने वाली? तुम्हारी माँ। आप मेरी माँ नहीं हो, बस मेरे पापा की पत्नी हो। ये क्या तरीका है बात करने का? बताओ क्या चल रहा है ये सब? पापा, आप सब तो सिर्फ बातों के तिल का ताड़ बनाना जानते हो। आपको पता भी है वो लड़का कितना अमीर है। उसके सामने आपने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? पता नहीं अब वो मेरे से बात करेगा भी कि नहीं। मानवी, अभी कुछ दिनों में ही तुम उस लड़के को इतना कैसे जान सकती हो? मैं आए दिन उसको यहाँ से गुजरते हुए देखता हूँ और उसकी गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई नई लड़की रहती है। तो क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है? वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी लड़कियां दोस्त तो होंगी ही ना। तुम उस फरेबी के लिए मेरे से जुबान लड़ा रही हो? पापा, हर पैसे वाला फरेबी नहीं होता, वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। जल्द ही मैं उनसे शादी भी करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे। मानवी, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगा। आपको पता भी है अच्छे लड़के कितने मुश्किल से मिलते हैं। अक्षय इतने पैसे वाले हैं कि उससे शादी करके मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत लो, बहुत महंगे हैं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। मुझे ऐशो आराम के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। पता नहीं कोई भी इस गरीब घर में कैसे रह सकता है। मुझे तो ये घर नर्क जैसा लगता है। मानवी, तुम जिस घर को नर्क कह रही हो ये मेरे लिए जन्नत है। तो आपको ही मुबारक हो ये जन्नत। आप ठहरी अनपढ़ गवार, तो कोई अमीर आदमी तो वैसे भी आपसे शादी नहीं करता, इसलिए आप इस गरीबी में रह गई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों रहूँ गरीबी में। इतना बोलकर मानवी अपने कमरे में चली जाती है। तभी अक्षय का फोन आ जाता है। मानवी, तुम्हारे पापा तो बहुत गुस्से वाले हैं। अरे नहीं, वो बस कभी कभी हो जाता है। अच्छा सुनो, कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, कहाँ आना है मुझे? वो कल मैंने घर में एक पार्टी रखी है, मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, तुम भी आना, एंजॉय करेंगे। करेक्ट 5 बजे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। माया दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन 5 बजे मानवी घर से बाहर निकलती है। माया मानवी का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते माया अक्षय के घर तक पहुंच जाती है। मानवी घर के अंदर चली जाती है और माया खिड़की के बाहर खड़ी होकर देखने लगती है। अक्षय, तुमने तो कहा था कि घर में कोई पार्टी रखी है, लेकिन तुम्हारे और दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहे। वो तो मैंने बस यूं ही बोल दिया था, मैं तो बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद अक्षय आगे बढ़ता है और मानवी के हाथ पकड़ने लगता है। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा ही लड़का हूँ, अगर मेरे साथ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
तुम बहुत गंदे लड़के हो। अब यहाँ तक आई हो तो ऐसे कैसे जाने दूंगा। अक्षय मानवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। माया बाहर से एक डंडा लेकर आती है और अक्षय को पीटने लगती है। तुझे क्या लगता है कि मेरे होते हुए तू मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर लेगा? अगर आज के बाद इसके आसपास भी नजर आए तो जेल भिजवा दूंगी तुझे, फिर जेल में करियो अय्याशी। माया मानवी को लेकर घर आ जाती है। मानवी माया को गले लगाकर बहुत रोती है। माँ, आज आप नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आप और पापा बिल्कुल ठीक थे, वो लड़का बहुत गंदा है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जो हुआ उसे भूल जा। बस अब ऐसे लड़के से हमेशा दूर रहना। माँ, अब मैं कभी किसी लड़के से बात नहीं करूंगी। आप दोनों मेरे लिए जो लड़का ढूंढेंगे मैं उससे शादी करूंगी। इस घटना के बाद माया और मानवी के रिश्ते सुधर जाते हैं। माया तो हमेशा से ही मानवी से प्यार करती थी, लेकिन अब मानवी भी माया को अपनी माँ मानने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और मानवी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।